तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर्स, इससे पहले हम लोग बहुत सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में बहुत सारे नंबर सिस्टम है, ठीक है, क्या है, कुछ बाइनरी सिस्टम है और डेसिमल है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नंबर्स हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और अप टू 9 आता है। ये क्या है, डेसिमल सिस्टम के पार्ट है। और एक होता है बाइनरी, जो कंप्यूटर पढ़ते होंगे ना उनको पता होगा, है ना, 0 और 1 वाला सिस्टम, ये बाइनरी होता है। और ऐसे ही बहुत सारे चीज है पढ़ने का। तो अभी हम लोग को रियल नंबर में क्या पढ़ना है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, रेशनल नंबर्स, और उसके बाद आया था रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर्स में कुछ क्या पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल के टाइम पे पढ़ा था। इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में, 9th क्लास में। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली क्या देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने का, और लेमा देखना है, यूक्लिड लेमा, एचसीएफ, और ये सब देखना है, ठीक है। तो सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लेमा है, क्या, ठीक है। लेमा क्या है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट जो प्रूवन है ऑलरेडी, जिसका वैल्यू है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल अगर लें तो क्या, सूरज पूरब में होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। ये क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है, या ये हमेशा ट्रू इवेंट है, हमेशा होता है, ठीक है। तो उसको यूज करके आप क्या करोगे, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करोगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में डूबता है ना, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है, समझ में आया। तो एक स्टेटमेंट का यूज करके क्या किया मैंने, दूसरे चीज को प्रूव किया। तो लेमा उसी बोलते हैं। लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको यूज करके हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। दूसरी बात क्या आती है, एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिथम एक्चुअली में क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। जैसे सपोज आप चलो एक खाने बनाने का कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इडली बनाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर है, चावल और जो दाल होता है उसको भिगोना, उसके बाद उसको क्या करना, ग्राइंड करना, देन उसको रात भर के लिए क्या, या ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना, है ना। और उसके बाद उसको जो भी उसका यूटेंसिल्स होता है उसमें कुक करना, है ना। तो क्या क्या एक एक स्टेप करके यहाँ पे फॉलो किया, है ना। डायरेक्ट हमने चावल और दाल को मिक्स करके इडली नहीं बनाया, है ना। पहले सोक किया वाटर में, देन ग्राइंड किया, ओवरनाइट लेफ्ट किया, तब जाके उसको पकाया। तो क्या है, एक एक स्टेप करके फॉलो करके हम लोग क्या किए, इडली बन पाया। वैसे ही क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को जब सोल्व करते हो तो क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। जैसे आज तक जितने भी प्रॉब्लम सोल्व किए ना, सारे क्या था, एक एक प्रोसीजर को यूज करते हुए क्या आगे बढ़े हो, है ना। ऑल्दो पता नहीं था, पर उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। जो भी सारे स्टेप्स आप लगाते हो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, कोई भी स्टेप्स, ठीक है। तो एल्गोरिथम की जो वर्ड है वो कहां से आया है, ये आया है एक बुक से, हिसाबे जबल वल मुकाबला, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना, आप वहां से इसको देख सकते हो। जो किसने लिखा था, मोहम्मद इब्न मुसल पारिजीन ने, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला थ्योरम आता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। हमने क्या पढ़ा अभी, लेमा क्या है। अब यूक्लिड जो था उसने एक डिवीजन लेमा दिया, क्या, तो एक्चुअली वो इसको समझने से पहले डिवीजन, डिवीजन आता है सबको, है ना, सिंपल है, सबसे सिंपल बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 7, जो भी मल्टीप्लीकेशन होता है 7 2 जा, ठीक है, 40 और 1 एक रिमाइंडर या 0 या क्रॉस होता है, ठीक है। तो इसी चीज को भाई साहब ने क्या किया, यूक्लिड भाई साहब ने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली बचपन से आप करते आ रहे हो, क्या बचपन में पढ़ा था ना, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, तो यही यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइजर क्या होता है,
जिस नंबर से हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, यानी डिवीजन यहाँ पे क्या है, डिवाइजर 7। क्वेश्चन क्या होता है, जिसकी आप टेबल पढ़ते हो, है ना, जितना टाइम्स में आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो वो 2 है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होता है, शेष, हिंदी में क्या बोलते हैं, शेष, भाज्य भाजक भागफल, है ना। तो ये क्या है, 1। और डिविडेंड क्या है, जिसको हमने डिवाइड किया 15, यानी 7 2 14 प्लस 1 15। इसी को यूनिट वाइज हमने क्या किया, एक अलग नाम दे दिया, है ना। डिविडेंड को क्या नाम दे दिया, ए, ठीक है, और डिवाइजर को क्या नाम दे दिया, बी, और जो क्वोशिएंट था उसको क्यू ही रखा, और रिमाइंडर को आर लिख दिया। उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, जो हम लोग को डायरेक्टली सिखा दिया जाता है ना बचपन में, कि हमेशा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, डिवाइजर से कम आना चाहिए, तभी आपका डिवीजन क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, उसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो क्या दिया उन्होंने, यूनिट डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर अगर जो ए एंड बी हैं, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। वहां पे क्या, दो यूनिक इंटीजर्स होंगे क्यू एंड आर, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, इस वाले गिवन को, यानी कि a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे क्या होगा, आर जो होगा रिमाइंडर वो 0 के इक्वल होगा, या b से क्या होगा, छोटा, यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडर से, हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, ठीक है। ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, बस इसको क्या किया उन्होंने, एक फॉर्म दे दिया। तो अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यानी कि क्या पढ़ा है, एल्गोरिथम स्टेप्स कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट है एग्जांपल एचसीएफ सोल्व करना, ठीक है। जैसे एचसीएफ में ले लूं किसी नंबर का, सपोज 6 है और दूसरा 26 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो मोस्टली अगर जो बच्चे क्या होंगे, बिहार यूपी झारखंड वाले होंगे ना, उन लोग को बचपन में फर्स्ट क्लास में क्या एचसीएफ एलसीएम ये सब सिखाया जाता है ना, लघुत्तम महत्तम ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या सीखते हैं बचपन में हम लोग, कैसे करते हैं फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, या प्राइम फैक्टराइजेशन का एक शॉर्ट डिवीजन मेथड है, फिर क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मोस्टली जो सीखते हैं ना बच्चे स्टार्टिंग में, वो क्या सीखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि उस समय उनको प्राइम नंबर्स नहीं पता होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर, छोटे नंबर से, जो भी नंबर छोटा होगा, अब इसी को ए बी नाम दे दो, मान लो ए क्या स्मॉलर देन बी है, तो क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे बी को, तो 6 से डिवाइड करेंगे किसको, 26 को, तो क्या होगा 6 3 जा 18 6 4 जा 24, है ना। तो क्या है, रिमाइंडर 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आया उसी से हम लोग एक बार और जो यहाँ पे जिसे डिवाइड कर रहे हैं 6 को, ठीक है, एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ कब मिलेगा, जब रिमाइंडर क्या हो 0, ठीक है। तो 2 से अगर जो 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 क्या होता है 6, यानी कि रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। एचसीएफ क्या है, यानी 6 और 26 का 2 है, ठीक है, समझ में आया चीज। तो इसी चीज को इन्होंने क्या किया, एल्गोरिथम बना दिया, यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जो हमने भी पढ़ा था a इक्वल टू क्या पढ़ा, dq प्लस r, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसको स्टेप में बांट दिया। जैसे अब मैं इसको अगर जो स्टेप वाइज लिखूं, ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूं, पहला स्टेप क्या होगा, a क्या है यहाँ पे 26, b क्या है, ये है b, और हमारा q क्या है फर्स्ट स्टेप का 4, और रिमाइंडर क्या था a r, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 स्टेप है ना, पहली बार क्या किया मैंने 6 को 6 से क्या किया 26 को डिवाइड किया, देन सेकंड स्टेप में क्या किया 2 से 6 को डिवाइड किया। तो अगर जो मैं फर्स्ट स्टेप लिखूं इस वाले से मेथड से, ठीक है, उस लेमा से, तो क्या लिखूंगा 26 इक्वल टू, हमने क्या किया 6 को q से, यानी कि
कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से, और रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो हमारा रिमाइंडर था, ठीक है, उससे हमने डिवाइड किया 6 को, यानी कि अब हमारा a क्या हो गया 6। सेकेंड स्टेप, ये क्या है स्टेप 1, ये क्या स्टेप 2। ठीक है, इस स्टेप में क्या हुआ, 2 से डिवाइड किया हमने 3 टाइम्स और रिमाइंडर क्या मिल गया 0। हमने क्या पढ़ा था, r की वैल्यू कहां से आ सकती है, या तो 0 हो सकती है या लेस देन b। तो देखो यहाँ पे 2 आया, लेस देन क्या है b है, यहाँ पे 0 आया, लेस देन b है। ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमें, एल्गोरिथम यानी स्टेप्स मिले। और अगर जो अभी यहाँ पे डिवाइड किया था और कितने लंबे स्टेप्स बढ़ते जाते हैं ना, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तो वहां पे क्या होता, हर बार जब भी रिमाइंडर जो हमारा रिमेनिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को फिर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो पहले डिवाइजर था बाद में क्या बनते जाता है, डिविडेंड। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं डिविडेंड, ठीक है, और ये डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा डिविडेंड, है ना, और जो कोसेंट था उसका कुछ नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवाइजर। ठीक है, और फिर से एक नया क्यू आएगा और एक नया रिमाइंडर आएगा, इसको लिख लेते हैं Q2, ये R2। तो नेक्स्ट स्टेप अगर जाएंगे तो फिर से क्या होगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर था R1 वो अब क्या बन जाएगा थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो जब मैं थर्ड स्टेप देखूं, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ए बी रखते, चलो बेटा ए बी है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब R1 थर्ड स्टेप में R1 यहाँ पे आ जाएगा, और जो रिमाइंडर यहाँ पे R2 बचा था ये R2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये वाला यहाँ पे एक नया कोसेंट मिलेगा और फिर से एक नया रिमाइंडर मिलेगा। और ये कब तक चलता रहेगा, एचसीएफ फाइंड करने के लिए, जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0, है ना, ये तो पढ़ा ही है। और जैसे ही मिलता है वहां पे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं और हमें अपना रिक्वायर्ड जो भी वैल्यू या जो भी चीज पूछ रहा है वो मिल जाता है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या मिल गया 2। ठीक है, तो ये क्या है एल्गोरिथम है, प्रोसेस स्टेप्स है ना फाइंड करने का कोई भी 2 नंबर्स का एचसीएफ। ठीक है, 3 नंबर का फाइंड कर सकते हो तो उसमें और स्टेप्स लगेंगे और उसका अलग होगा, बस इसी तरीके से होगा, लेकिन ठीक है वो पता होगा, पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, समझ में आएगा, क्लियर है ये। तो क्वेश्चन नंबर मैं 2 ले रहा हूं, इसमें क्या बोला है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर को आप क्या लिख सकते हो, किस फॉर्म में शो करना है आपको, 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5, है ना। आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हो, किसी भी क्या पॉजिटिव और इंटीजर को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, a को आप लिखना है आपको BQ, हमने क्या पढ़ा है लिख लिया BQ + R में, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 6³, यानी B क्या है यहाँ पे हमारे लिए 6 है। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, A = 6³ + R, है ना, समझ में आया चीज। और R कहां से कहां तक वैरी करता है, R क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और B से क्या हो सकता है छोटा। ठीक है, या इसी को ऐसा लिखना है, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, और B यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A = 6³ + 0, सबसे छोटा क्या हो सकता है 0, दूसरा क्या हो सकता है 6³ + 1, 6³ + 2, 6³ + 3, 6³ + 4 और 6³ + 5, है ना। ठीक है, यही हो सकते हैं, रिमाइंडर इतना ही आ सकता है। अगर जो 6 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो चांसेस क्या है, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 रिमाइंडर मिलेगा, है ना, हमेशा उससे कम मिलेगा। ठीक है, समझ में आया जी। तो अगर जो हमें मिलता है 6³,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये 2 से डिविजिबल है ना। 2 से अगर जो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 क्यूब, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो क्या होता है इवन, यानी ये हमारा ऑड नहीं है, यानी हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जो यहाँ पे देखें, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। या ऐसा देखो कोई भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिलता है ऑड, है ना। तो ये जो गिवन है ये हमारा क्या है ऑड है। अगर जो नेक्स्ट को चेक करें तो इसको अगर आप क्या लिख सकते हो 2 मान लेते हैं, कॉमा ले लें तो 3 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो, यानी कि ये क्या है 2 से डिविजिबल है। अगर जब इसे 2 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, है ना। तो ये क्या, ये भी इवन है ना। इवन है तो हमारा ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए क्या आया ऑड दिखता है ना, वो पॉजिटिव ऑड। तो ये आ गया दूसरा 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो अगर जो है 6 क्यूब प्लस 3 को इसमें से 3 कॉमन ले लो, है ना, तो क्या मिलेगा हमें 2 क्यूब प्लस 1। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 क्यूब प्लस 1 3 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाता है इवन ही बन जाता है। और इवन में प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा ऑड, है ना। देखो जैसे मैं लिख दूं 2 into 3 plus 1 क्या मिलेगा 7, 2 into 4 कर दो, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑड लिया, यहाँ पे इवन लिया और प्लस 1 कर दो तो क्या बन जाएगा 9। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑड या इवन नंबर में 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे और 1 का एडिशन कर दोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा ऑड मिलेगा, है ना। या 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे और 1 ऐड नहीं करोगे तो क्या मिलेगा इवन, ठीक है, चाहे वो नंबर ऑड हो या इवन हो, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या मिलेगा इवन, ठीक है, और प्लस 1 करेंगे तो ऑड। तो सिमिलरली अगर इसमें लें तो क्या है, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है 2 से डिविजिबल है तो डायरेक्टली क्या हो गया इवन हो गया, और ये वाला क्या था ऑड। और आखिरी को चेक करें तो इसमें भी क्या है कोई भी कॉमन नहीं है ना, 6 क्यूब प्लस 5 है तो ये भी क्या होगा ऑड। तो मिल गया ना हमें, एक ये ऑड मिल गया, एक ये ऑड, यानी कि किसी भी गिवन नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और ये सीबीएसई ने कई बार पूछा है, ठीक है, कई बार पूछा है, एक बार नहीं कई बार, मतलब कंटिन्यूअस ईयर में नहीं पूछता है पर गैप गैप करके पूछते ही रहता है, ठीक है। जैसे 2002 में पूछा था और भी कई बार पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन में डाउट रहता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 9m 9m plus 1 and 9m plus 8, ठीक है। यानी कि किसी भी क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज, किसी भी नंबर को अगर जो क्यूब किया तो आप किसके फॉर्म में लिख सकते हो 9m के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया क्यूब नहीं लिखा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यूब क्या था कोई पॉजिटिव इंटीजर था तो यहाँ m क्या होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या पता है इसका क्या मतलब होगा, b यहाँ पे क्या है हमारा 9 है ना, a इक्वल्स टू क्या हो गया 9m, ठीक है, और प्लस r, ठीक है। इस तरीके से ये बोला है तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे लेट a b एनी नंबर, इसमें किसी भी नंबर को बोला है पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसको, ठीक है। तो ये ऑड या इवन की स्पेशल बात नहीं कर रहा है किसी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा लेट ए बी एनी नंबर, तो एक हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसने इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो अगर जो मैं m की जगह q लिख दूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 9q लिख सकता हूँ। यहाँ पे तो आप दो तरीके हैं, इसने क्या हुआ क्यूब का, तो अगर मैं इसको क्यूब करूं तो ये काफी लेंथी होगा, पता है क्यों, क्योंकि r यहाँ पे क्या मिलेगा r जो होगा वो कहां से कहां वैरी करेगा 9 0 से 9 के पहले तक, यानी 0 से 8, तो इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 वैल्यू,
तो ये थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंथी। समझ में आ रही है चीज? क्यों? क्योंकि हर बार आपको क्यूब करना पड़ेगा और फिर उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, a इक्वल्स टू 9m प्लस r या 9q प्लस r, इस तरीके से, ठीक है। अब r की जगह एक बार 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, हर बार क्यूब करना। और क्यूब देखो यहाँ पे भी सिंपल नहीं है, क्या है, दो नंबर का क्यूब है। जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। पढ़ा है सब चीज। तो ये आइडेंटिटी को आप करोगे ऐसा और 8 बार, सॉरी कितने बार, 9 बार, 0 से लेके 8 तक, तो काफी लंबा बार। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोबर्टी यूज करेंगे। हमें क्या करना है कि जो भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है ना, जो भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से तो डिवाइड होगा ही, है कि नहीं? बात ये समझ में आ रही है? सपोज जब 9 से मान लेता हूं 45 है, ठीक है, 9 से डिवाइड हो रहा है 45, तो ये नंबर क्या होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ये पता है आपको? क्लियर है ये? क्योंकि क्या है, ये 45 कैसे लिख सकते हो, 9 into 5, ठीक है। तो अगर जो आप 9 से 3 क्या है, 9 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा उसके फैक्टर्स में क्या होगा, 9 होगा ही, तो 3 ऑब्वियस है उसको डिवाइड करेगा, यानी 3 फिर 3 जाए, ऐसा बने। समझ में आ रहा है चीज? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज को, यानी ये जो 9 है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3, है ना। क्योंकि 9 अगर जो किसी को डिवाइड कर रहा है तो 3 100% डिवाइड करेगा, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अपोजिट इसका ट्रू नहीं है, यानी जो नंबर जो 3 किसी को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि 9 उसको डिवाइड करेगा ही, ठीक है। करता है पर सारे को नहीं। जैसे सपोज 18 है तो उसको करता है, पर 21 को 9 डिवाइड नहीं करता, पर 3 करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस r। तो मैं यहाँ पे r1 लिख रहा हूँ, ठीक है, रिमाइंडर या r1 r2 कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे r1 कहां से वैल्यू करेगा, 0 से लेके 3 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3 हो नहीं सकता, 3 से छोटा होना है। देखो कितना फर्क पड़ गया। अगर जो आप यहाँ पे लेते तो क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने सारे का क्यूब करना है ना, काफी लेंथी प्रोसेस होता है। तो हम लोग पीछे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उन सब आइडेंटिटी, उन सब चीजों का यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ मैं, चलो इधर से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होगा, पूरा का पूरा बोर्ड में यहाँ से लिखा, ठीक है। ये यहाँ एक क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ मैं, 3q प्लस 0, यानी 3q। तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है। क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा, एक क्यूब और 9, 3 का क्यूब 27 क्यूब, ठीक है, ये मिलेगा। तो अब 27 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 into 3 क्यूब का क्यूब, है ना। अब एक क्वेश्चन क्या लिख सकता हूं, 9 m लिख सकता हूं, क्योंकि क्या हुआ, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करो इंटीजर से, ठीक है, डिवाइड करो, ऐड करो, तो क्या मिलेगा, ऐसा इंटीजर ही मिलता है। ये भी क्या हुआ, इंटीजर, तो उसको मैंने नया नाम दे दिया 9m, ठीक है। तो जो पहला कंडीशन उसने बोला था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप अगर जो क्यूब कर रहे हो तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 9m के फॉर्म में। तो देखो आगे 9m। अब मैं अगर जो दूसरा लूं, ठीक है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, है ना, और इसका क्यूब करो तो क्या मिलेगा, a क्यूब। यहाँ तो लेने में कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसका क्यूब करो तो देखो इस वाली फॉर्म पे a क्या है, यहाँ पे 3q है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, और b क्या है, 1 है। तो क्यूब करो तो इसका क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, है ना, 3 इंटू a स्क्वायर, यानी कि 3q का क्यूब स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 27 ही हो जाएगा, ठीक है, 27 क्यू स्क्वायर, और b 1 है तो 1
ठीक है। नेक्स्ट पे क्या है 3ab² यानी 3 इंटू 3 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस लास्ट क्या है 1 का क्यूब यानी b का क्यूब, तो ये 1, ठीक है। अब मैं अगर जो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, यहाँ से क्या कर लूँ 9 कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा 9 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, ठीक है। अरे समझ में इसे हमने क्या किया, बस क्यूब किया इसका इस वाले आइडेंटिटी से और 9 यहाँ पे कॉमन ले लिया, सिंपल। तो क्या मिल जाएगा हमें a क्यूब इक्वल्स टू 9m। अब देखो ये भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर बना हुआ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ m, उससे रिप्लेस कर दिया और एक +1, तो हमें क्या मिल गया दूसरा वाला मिल गया ना। अब तीसरा वाला देखो, अब क्या बच गया आगे 2 बच गया, तो a इक्वल्स टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2। अब वापस से क्या करना है a को क्यूब, तो a का क्यूब क्या मिलेगा देखो a तो फिर से क्या मिलेगा 27 क्यूब, दूसरे में क्या मिलेगा प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर यानी 9 और 27। अब यहाँ पे वो 1 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 54, ठीक है 54 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या मिला था 9 क्यूब, अब यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 36 क्यूब और प्लस यहाँ पे 1 था, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 होगा, 1 नहीं होगा। अब फिर से हमें क्या करना है यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ देखो 9 है जो कॉमन ले लेंगे हैं तो क्या मिलेगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, ठीक है। क्लियर है ये चीज है ना, बस कॉमन लिया और ये आइडेंटिटी यूज किया है, ठीक है। तो अब कोई गधा बच्चा भी बता सकता है क्या 9m प्लस 8 बनेगा, है ना, क्योंकि ये क्या होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको हम लोग कोई भी एक फिक्स वैल्यू दे सकते हैं, तो इसके कोई फिक्स वैल्यू है उसको मैंने m दे दिया, ठीक है। यानी कि ये क्या बन गया 9m प्लस 8, ठीक है, समझ में आया। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, तो चलो जिसको क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। सो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, देखो इन सब से डायरेक्टली पूछ लेगा, है ना, कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको क्या हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 या 2m प्लस 3 या 6m वाला पिछला क्वेश्चन दिया, क्यूब का पूछ सकता है या स्क्वायर का, ठीक है, समझ में आया। तो देखो एमसीक्यू क्या है, पूरा कंसेप्ट बेस्ड है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्या होगा एमसीक्यू अपने आप सोल्व होगा, ठीक है, कोई उस पर दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया चीज। अगर जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, आप जितने क्वेश्चन बनाओगे बस उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज। और एमसीक्यू अभी 50% है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, यानी अगर जो मैं बात करूं इस ईयर का 21-22 का, है ना, 2021-22 का, तो इस साल जो सिलेबस है उसमें क्या 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, है ना, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट क्या हो क्लियर हो, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगी। सारे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ओके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि थ्योरम 1.2 है, ठीक है। ये क्या बोलता है, जैसे लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, है ना, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो या फैक्टराइज कर सकते हो, कैसा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, यानी अलग होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसके अलावा क्या, जो प्राइम नंबर्स हैं, है ना, वो ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूएशन में लिखो, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है,
तो इस तरीके से नहीं, आप चेंज करके भी लिख सकते हो 7 5 2 3 ऐसा, मतलब उल्टा पुल्टा, या अकड़म बकड़म बोलते हैं ना, इधर से उधर कर देते हैं। तो एक्चुअली जो ये जो थ्योरम है वो किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, ठीक है। इनका नाम 3 बड़े मैथमेटिशियन के नाम के साथ आता है, ठीक है। कौन कौन 3 बड़े मैथमेटिशियन हैं? आर्किमिडीज, न्यूटन और ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनको बोला जाता है, पता क्या है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, प्रिंस, ठीक है, राजकुमार थे मैथमेटिक्स के उस समय, ठीक है। और इन्होंने और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे न्यूटन ने दिया है ना साइंस के फील्ड में, वैसा ही इन्होंने और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए काम पे साइंस के फील्ड में, ठीक है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है, 2 क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, क्या? फाइंड द एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन, और क्या बनता है क्वेश्चन? कोई भी नंबर 0 से इंड होगा या इवन नंबर, ठीक है, उसको कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल क्या है, अगर जो कोई भी नंबर इंड होगा 0 से, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n होंगे, ठीक है। यानी कि 2 पे कोई n और m क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। कोई भी नंबर कब होगा? इंड 0 से इंड कब होगा? गिवन नंबर जब उसके क्या हो? प्राइम फैक्टर्स 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 1 हो, 5 टू द पावर 2 हो, या 2 टू द पावर 2 हो into 5 टू द पावर समथिंग हो, है ना। कहने का मतलब क्या हो? 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे तभी होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, 2 into 5 करोगे तो क्या आएगा? 10, और 4 into 5 करोगे तो क्या आएगा? 20। 0 से हो रहा है ना, 2 टू द पावर यहाँ पे चेंज करके मान लो, यहाँ पे लिख दे 6 into 5 तो क्या होगा? 30। यहाँ पे भी क्या है? फैक्टर 2 into 3 है, ठीक है, तभी आ रहा है 30। यानी 2 और 5 का होना इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सपोज गिवन है आपका एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन है 6 टू द पावर n क्या इंड होगा 0 से जब n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? कोई नेचुरल नंबर, क्या इंड होगा? देखते हैं हम लोग। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, और एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो नंबर है वो कैसे लिखा होगा? 2 into 3 2 into 3 2 into 3 2 into 3 n टाइम्स, n की जो भी वैल्यू हो, यानी इसमें कभी भी क्या आया? 5 आया ही, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। तो इसको क्या बोलेंगे? इट विल नेवर एंड विद 0, है ना, समझ में आया? वहीं पे अगर इसमें ये होता है 2 into 3 into 5 into समथिंग और पावर n होता है, तो ये हमेशा 0 से इंड होता है। क्यों? जैसे वो 7 पीछे क्या होता है? 21 2 into 5 क्या होता है? 10 to the power n, यानी अब ये हो गया 2 और 10। तो अब जब पता है 0 का स्क्वायर करोगे 0 के कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या है? लास्ट डिजिट 0, यानी इंड कैसे होगा? 0 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे क्या एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, पर अभी हमें क्या पढ़ना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, ज्यादा समझना। सपोज मैंने लिया 8 और 20, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 8 का तो क्या होगा? 2 2, ठीक है, और 8 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 2, और वही 20 को प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा? 2 10 2 5, ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 5। हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ के लिए क्या बोला है इन्होंने? अगर जो इसी फॉर्मूले में क्या 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 into 5 टू द पावर 1, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या कॉमन, है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, क्या? 2, है ना। अब उसने क्या बोला है? स्मॉलेस्ट पावर, तो दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है?
2 है, 2 टू द पावर 2 इज स्मॉलेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, छोटा कौन हुआ 2 टू द पावर 2, और 5 का यहाँ पे कोई है नहीं, यानी कॉमन है इन दोनों में 5, तो HCF क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब LCM क्या बोला इसमें, देखो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, किसका ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए, कॉमन हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी ग्रेटेस्ट पावर है वो लिखना है। ये बात क्लियर हो रहा है, तो यहां से क्लियर होगा। तो एलसीएम क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर जो भी है, तो यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 3 है और 2 टू द पावर 2 है, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, सिंपल है, सब बता सकते हैं 2 टू द पावर 3। और दूसरा क्या है 5 टू द पावर 1 है, ये भी ग्रेटेस्ट है, ठीक है, उससे क्योंकि कॉमन बोला ही नहीं, तो कॉमन नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा था एचसीएफ पे कॉमन, दोनों में वो चीजें होनी चाहिए, जो भी प्राइम नंबर्स है वो होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इसमें क्या बोला है ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए, कॉमन है तो ग्रेटेस्ट वाले में लिखेंगे और नहीं है तो उसको डायरेक्टली लिख देंगे सिर्फ उसी को, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ और होता 3 होता 5 7 होता, तो सारे को सारे लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या है, क्या आएगा 40, ठीक है, 2 टू द पावर 3 8 होता है, 8 into 5 40, ये समझ में आया। अब इसी को अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे क्या हुआ था, न्यूटन के सर पे क्या गिरा था एप्पल, तो वैसे इसी मैथमेटिशियन के सर पे क्या गिरा हथौड़ा लगा, ठीक है, क्या लगा हथौड़ा, तो उसके दिमाग में क्या आया कि जब मैं 8 into 20 कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, HCF जो है और LCM जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिला है, जैसे यहाँ देखो 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, तो 4 into 40, ठीक है, क्या मिलेगा ये 160 होगा, 4 into 40 क्या हो जाएगा 160। तो उसने क्या बता दिया वहां से कि जो भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, जो दो नंबर्स गिवन नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू क्या होता है HCF into LCM, ठीक है, HCF into LCM ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये क्लियर है। अब सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, दो नंबर गिवन है और उसका HCF या LCM गिवन है, तो आप किसी एक को फाइंड कर सकते हो या उल्टा दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं मुझे फाइंड करना है क्या, गिवन नंबर है क्या 96 और 104, अगर मैं दोनों का HCF फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा 8। अब मुझे क्या बोला इसका LCM फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है हमारा HCF है, तो अब मैं इसके लिए पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, या वो यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं क्या यूज करूंगा HCF इक्वल टू क्या होता है इनटू LCM इक्वल टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, प्रोडक्ट, तो HCF क्या आ गया हमारा 8, LCM हमें फाइंड करना है और 96 into 104 के इक्वल होगा, है ना, तो LCM क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली 96 into 104 अपॉन 8, ठीक है, तो 8 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो क्या जाएगा 8 बन जाए 8 और 8 टू जा 16, 12 क्या होता है 104, और इसका LCM फाइंड करो तो 12 4 जा 48, ठीक है, और यानी ये क्या है LCM है और ये HCF है। आप इस HCF को क्या कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर ये बात। अब देखो ये जो है HCF into LCM वाला प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, किसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए, इससे ज्यादा आते हैं तो वहां के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो 3 नंबर आए तो वहां पर आप इसका यूज करने मत लग जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कितना नंबर ओनली 2 नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है थ्योरम क्या 1.3, लेट क्या इसमें क्या बोला गया है, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer, ठीक है, यानी कोई भी एक प्राइम नंबर है उसका क्या p और वो किसी a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर कर उसको डिवाइड कर रहा है,
तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसका तो प्रूफ नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ एग्जांपल देखना है। सपोज 15 है, ठीक है, ये क्या है, a है, तो वो क्या बोल रहा है, एक 3 ले लेता हूँ प्राइम नंबर p, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि a स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर क्या होगा 225, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो p यानी 3 225 को डिवाइड कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है, यानी चेक कर लेते हैं 5 + 2 क्या होगा 9, 9 से 3 डिवाइड होता है, यानी ये नंबर क्या होगा डिवाइड, डिविजिबिलिटी रूट से हमने चेक कर लिया। तो वो जो 3 225 को डिवाइड कर रहा है ना, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 15 को भी डिवाइड करेगा, है ना। वो कैसे, देखो सिंपल एकदम आसान है ना, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 है, 3 × 5 का होल स्क्वायर। अगर जो p यानी 3 डिवाइड कर रहा है इस वाले नंबर को, तो 3 × 5 को तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा ही, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो भी है उसी का और उसी का एक फैक्टर है ना। जैसे इस वाले में क्या होगा, किसी का आप स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, एक नंबर का 2 टाइम्स क्या मल्टीप्लिकेशन, है ना, स्क्वायर तो ये होता है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, आप क्या किया, आपने क्या किया 15 का स्क्वायर किया, है ना, तो यहाँ पे 225 मिला, यानी कि इन दोनों का एक्चुअली में स्क्वायर किया, है ना, यानी कि क्या किया आपने, कोई एक जो फैक्टर था, है ना, a का, उसको आपने 2 टाइम्स कर दिया, तो a को कट कर रहा है तो सिंगल टाइम में इसको तो कट करेगा ही, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ओके, रियल नंबर क्या है, किसके कॉम्बिनेशन है, रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर, है ना, पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या थे, वो नंबर जो क्या हो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, है ना, ना ही क्या हो ये टर्मिनेट ना हो रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये दोनों ही ना हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट ना हो। जैसे एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने, 5 हो, ठीक है, 0.01 लिख दूं, 001 0, 0.00001, ठीक है, और ऐसा ही चलते जाएगा, मतलब बिना रिपीट में, ठीक है। ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर। और क्या होता है इरेशनल नंबर, जो भी अंडर रूट के अंदर क्या आता है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, √2 √3 √7 √13, जो भी प्राइम नंबर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, अंडर रूट के, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर, और क्या होते हैं, देखो एक चीज यहाँ पे और मैं बता रहा हूँ, जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, सपोज मैंने 12 लिख दिया, ठीक है, तो इसके अंदर का अगर जो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करें, ठीक है, तो वो क्या है, प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन आए, और जो प्राइम नंबर्स और टाइम्स मल्टीप्लाई हो, क्या हो, और टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो वो भी क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। कब, जब वो अंडर रूट की अंदर हो, जैसे ये 12 है, ठीक है, तो क्या ले सकते हैं 2 × 2 × 3, हमेशा बोलो इरेशनल होगा। देखो अगर जो है ये 2 × 2, तो ये क्या है, ये अब इरेशनल नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हो 2, है ना, और वहीं पे मैं अगर इसको लिख दूं 2 × 2, एक बार और, है ना, तो ये अंडर रूट 8 है, तो अब ये क्या है 2 जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स आएगा, यानी और टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स है इसका, और टाइम्स है, 3 है जो ऑड है, तो ये हमेशा क्या मिलेगा हमें, बोलो, हाँ हमेशा इरेशनल मिलेगा। और वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो 2 × 2 क्या है, इवन है, पर जो तीसरा नंबर जो कि प्राइम है और 3 है ना, वो कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम, इसलिए 12 क्या हो गया हमारा, एक इरेशनल नंबर। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, जब भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो कोई भी प्राइम नंबर अगर जो और टाइम्स है मल्टीप्लाइड, है ना, यानी 1 टाइम हो, 3 टाइम, 5 टाइम, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ओके। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर जो क्या है, जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, रेकरिंग,
है ना। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया 2 + √3 = 5 - √3 = ठीक है, 7 - √7 - 3, ये सब सारे क्या होते हैं इस तरह के, सारे इरेशनल होते हैं। और दूसरा क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, इसलिए इसको क्यों लिखा है, क्योंकि जीरो है समथिंग क्या हो जाता है, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल, यानी कि √3 × 2 कर दो क्या मिलेगा, 2√3, ये क्या है इरेशनल। √3/5 कर दो, ये भी क्या है इरेशनल, या 5/√3 कर दो, ठीक है, सारे क्या है इरेशनल। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, देखो वैसे तो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन किसी पे आ सकता है, इन दोनों प्रॉपर्टी पे, ठीक है। कहीं पर एडिशन या समेशन दिया होगा, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया होगा, तो उससे पूछ सकता है एमसीक्यू टाइप, है ना। अभी वाले जो 21, 22 वाले बैच है उनसे, ठीक है, या क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हो जहाँ पे भी रेशनल और इरेशनल का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, हमेशा इरेशनल हो गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस क्या देखना है, नॉन जीरो रेशनल देखना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको √5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, है ना, √5 इरेशनल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं √5 को क्या, पहले इसको प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करके, कि रेशनल मान लो और बाद में क्या कर दो, उसी बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, नहीं ये तो गलत है, आपने रॉन्ग माना है, ठीक है। तो मैं √5 को मान लेता हूँ रेशनल, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, √5 को रेशनल, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब ये रेशनल है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, जहां पे क्या है, हमने क्या माना, p और q को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, ठीक है, या HCF 1 होता है, ठीक है। और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये तो पता ही होगा, रेशनल नंबर को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो √5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग p/q लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो मैं इंटू q इक्वल टू p, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ, मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, 5 × q² इक्वल टू p², ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, पता है आपको, p² इक्वल टू 5 × q², यानी p का एक फैक्टर क्या है, 5, और ये q² है ना, यानी कि हम लोग p को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पता है, 5 कुछ भी लिख दो, x लिख देते, ठीक है, 5x, क्योंकि p का एक फैक्टर यहाँ से क्या आया, 5, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ, p को डिवाइड करेगा 5 तो कोई एक नंबर मिलेगा, है ना, क्योंकि पीछे वाले में हम लोगों ने देखा था, कोई भी p² को अगर जो डिवाइड कर रहा है कोई प्राइम नंबर, तो वो p को भी डिवाइड करेगा, है ना, उसी को यूज करते हुए हमने क्या लिखा यहाँ पे, p का एक फैक्टर 5 है। अगर जो p का फैक्टर 5 है तो कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं x, जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा होगा, x नहीं लिखते यहाँ पे y ले लेते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो p 5 × y क्या मिला होगा, p। तो अब अगर जो हम लोग इस p का वैल्यू कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो 5y होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 × q², यहाँ पे क्या जाएगा, 25y² इक्वल टू 5 × q², 5 से यहाँ पे क्या जाएगा, 25 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, 5। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, q² इक्वल टू 5y², है ना। तो इसका क्या मिला होगा, 5 एक फैक्टर है किसका, q² का, ठीक है, 5 क्या फैक्टर है q² का, इसका क्या मतलब हुआ, 5 फैक्टर होगा किसका, q का, ठीक है, समझ में आया। तो हमने एक्चुअल में हमने क्या माना था, हमने माना था क्या, p और q क्या है, को प्राइम है, यानी दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है p और q के, ठीक है। पर यहाँ से हमारे लिए क्या मिल गया, यहाँ पे 5 p का भी एक फैक्टर आ गया और यहाँ पे 5 एक फैक्टर
Q का भी आ गया ना, 5 का फैक्टर P का भी आ गया और Q का आ गया, यानी कि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, और हमने क्या एज्यूम किया था, √5 क्या है, रेशनल है, ठीक है, यानी कि ये रॉन्ग हमने एज्यूम किया। इसका क्या मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना हमारा स्टेटमेंट, तो ये √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको क्या बोला गया है, 3 + 2 √5 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो वैसा ही जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही करते हैं लोग, ठीक है। क्या करते हैं, 3 + √5 को मान लेते हैं क्या, लेट 3 + √5 भी क्या रेशनल। अब कोई भी रेशनल है तो क्या उसको मान सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग P/Q के फॉर्म में, ठीक है। P/Q के फॉर्म में लिखना है तो क्या मानेंगे, P और Q क्या है, को प्राइम है, जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 है ना, 1 सभी का फैक्टर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 + 2 √5 = P/Q है ना, और इसी को मैं लिखूं 2 √5 = P/Q और -3 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और √5 = क्या हो जाएगा, P/Q -3 और होल अपॉन 2, ठीक है, यानी कि P/Q अपॉन 2 -3/2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। अब देखो हमने क्या माना है, 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, पर यहां से क्या निकल के आ रहा है, देखो √5 = क्या है, √5 क्या है, P/2Q -3/2, ठीक है। और हमारे एजम्पशन से क्या है, P/Q क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को अगर जो किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड हो तो हमेशा क्या मिलता है, रेशनल, और -3/2 है ना, ये 3/2 भी क्या होगा, रेशनल होगा, है ना, P/Q के फॉर्म में है। और दो रेशनल नंबर का अगर जो आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ऑलवेज हमें क्या मिलता है, रेशनल ही मिलना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, √5 जो कि क्या है, इरेशनल है, ठीक है, क्या है, इरेशनल। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने एज्यूम किया था, क्या किया था एज्यूम, कि 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल है, यानी हमने क्या किया था, रॉन्ग एजम्पशन, जिसके कारण हमें क्या मिल गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, ये कभी नहीं हो सकता है। रेशनल और रेशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑलवेज क्या होता है, रेशनल ही होता है। तो एमसीक्यू में ये पूछ सकता है, ठीक है, आपसे रेशनल और रेशनल का एडिशन, समेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इरेशनल देखिए, अब हम लोग देखेंगे रेशनल, ठीक है। इसके कितने थे, 2 ब्रांच में, क्या, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, रेशनल और इरेशनल क्या है। रेशनल क्या है, जो रिपीटिंग हो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, रिपीटिंग हो, है ना, यानी कि 3.25 ऐसा रिपीटिंग हो, या क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो ये क्या है, रिपीटिंग है, ऐसा डॉट 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 चलता जाएगा, और ये टर्मिनेटिंग है, एंडिंग है, ठीक है। और इरेशनल क्या थे, जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हो ना ही कभी रिपीट हो रहे हो, ठीक है। कोई भी गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, वो कैसे पता लगाना, ठीक है। उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जैसे सपोज 3.25 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, 325/100, है ना, पॉइंट की जगह पर लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, ठीक है। या और क्या लिख सकते हैं, 1.752, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1752 अपॉन पॉइंट की जगह पर और जितने भी नंबर है उसमें जीरो, है ना। अब इसी को देखो, अगर हम लोग क्या करें, जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों को, उसको रिमूव कर दें, है ना, यानी क्या, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, ठीक है। तो सपोज मैं इसको क्या करूं, 25 से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 25 बन जाए, 25 और 25 3 जा, और ये 25 4 जा, ठीक है। ये क्या किया हमें, रेशनल नंबर, है ना। वैसे क्या करो, इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे सपोज 2 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 7 जा, और ये 6 जा,
ठीक है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 500, ठीक है। और अगेन इसको जो मैं क्या करूँ 2 से डिवाइड कर दूँ, है ना, ये 4 से भी डिवाइड होता है क्योंकि 76 क्या होता है 4 से डिवाइड। तो ये क्या है डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी अगर जो यूज करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है 4 से, तो पूरा का नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड है 4 टू जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, ठीक है, और ये 125 4 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। यानी कि कोई भी नंबर जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना, देखो यहाँ पे बाद में रेशनल नंबर का क्या बन रहा है बाई 4 आ रहा है, यहाँ पे 125 आ रहा है, तो इसी वजह से मैं लिख दूँ 2195 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ 13/2 टू द पावर 2, ठीक है। तो ऐसा कई सारे एग्जाम्पल के साथ ऐसा देखा गया कि जो भी टर्मिनेटिंग है, जो भी क्या रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, उनका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, क्या डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर इन द सेंस क्यू, है ना, क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n, जहां की n और m क्या होंगे where n and m are whole numbers, क्या होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को दूसरी भाषा में क्या हो सकते हैं या दूसरी तरीके से क्या हो सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि 0 9 नेगेटिव है और 9 पॉजिटिव है, इसलिए वो होल नंबर अगर जब हम लोग लिख रहे हैं या कहीं पे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है तो वो भी ट्रू है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है देखो m की वैल्यू इस वाले केस में क्या है 0 है ना, m क्या है 0 और n क्या है 2 है, तो ये क्या मिला था हमें टर्मिनेटिंग मिला था। सिंगल केस यहाँ पे क्या है उल्टा है, n क्या है यहाँ पे 0 है और n की वैल्यू 3 है, तो भी क्या मिल रहा था टर्मिनेटिंग मिल रहा था। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे मैं लिख दूं क्या यहाँ पे 3/20, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा n और m दोनों होगा, तो 3/20 को क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 into 5, है ना, यानी n क्या यहाँ पे 2 है और m क्या है 1 है, ठीक है, और ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, देखो यहाँ से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं पहले, तो 3/20 क्या हो जाएगा 0.15, है ना 0.15, ठीक है, क्लियर है। नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है वो कैसे पता लगाएंगे, तो उसका डिनोमिनेटर या v/q की फॉर्म है, तो q क्या होना चाहिए 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, या इस तरह के फैक्टर्स में होंगे तभी वो क्या होंगे टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेंगे, मैं लिख दूं यहाँ पे 1/7, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है 9 2 इसमें आता है और 9 5 आ रहा है, तो क्या ये टर्मिनेट होगा, देखो डिवाइड करना है इसको, यहाँ पे ऐसा डिवाइड करना है 7 से, तो क्या आएगा पॉइंट लगाएंगे, ठीक है 0 पॉइंट, तो क्या आ जाएगा ये 7 बन जाए 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, अगेन 0 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, ठीक है 6 ये 60, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो ये ऐसे ही जब चलते जा रहा है 7 5 जा क्या हो जाएगा 35 5, तो ये कभी एंड नहीं होगा, 7 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 49, देखो 1 आ गया, और फिर से क्या जाएगा ये वाला प्रोसेस यहाँ पे आ गया, है ना, फिर से क्या जाएगा 10, फिर से 7 1 जा 7, फिर से यही चलते रहेगा यही सेम प्रोसेस। तो जिसका भी डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, अपने भेजे में डालो, है ना, ठीक है, समझ में आया बात। एक्सरसाइज 1.4 का सपोज क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 13/3125, तो ये पूछ रहा है क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है हमें, जो डिनोमिनेटर है q, है ना, यानी यहाँ पे 3125 इसको किस फॉर्म में देखना है हमें 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा, ठीक है,
तो ये देखो, अगर इसको फैक्टराइज किया तो 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि 5 क्या है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 2 0 2 4 6 8 होता है तो 2 से डिवाइड होता है, 5 है तो किससे चेक करना होगा, 3 से चेक करते हैं। 5 3 8 1 9 + 2 11, यानी 11 है तो 3 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड होगा, है ना। ऑलवेज चेक करना है, ठीक है, हमेशा चेक करना है क्या, 2 3 8 5 क्या है, जैसे 2 से डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्टली 5 पे नहीं आ जाता है ना। कभी कभी क्या होगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या होगा, 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 और ये क्या होता है, देखो ये तो डायरेक्टली पता है तो मैं करके दिखाता हूँ। ये क्या होगा 125, 5 का क्या होता है 25, 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 5, लो कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5, यानी 3 1 2 5 को क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर 5, है ना। तो ये हमारे उस फॉर्म में आ गया ना, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5 के फॉर्म में आ गया, है ना। एक्सपोनेंट क्या है 5 है, यानी n और n के फॉर्म में, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं, 6/15, ठीक है, 6/15 है ये, ठीक है। तो इसको अगर आपको चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में क्या है, ये कोप्राइम नहीं है, या इसमें क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 6 / 2 3 × 5, है ना। तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा 2/5, है ना। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, डायरेक्टली क्या 5 मिल रहा है, यानी 2 टू द पावर n × 5 टू द पावर n, यहाँ पे 2 टू द पावर क्या है 0 है, यानी कि वहाँ पे 2 की वैल्यू नहीं है, 2 का एक्सपोनेंट नहीं है, 0 है सिर्फ। तो ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो कभी कभी क्या आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ क्या देखता है 3 × 5 देखता है ना, कोप्राइम वाला चीज नहीं देखता, यानी कि दोनों के कॉमन फैक्टर्स को नहीं हटाता, तो उसमें क्या होता है गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनके कोप्राइम के फॉर्म में है या नहीं, यानी इनके कोई कॉमन फैक्टर्स है तो उनको पहले रिमूव कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट, उसमें उसने क्या बोला है, ये सब जो टर्मिनेटिंग जो भी डेसिमल्स आए, जो भी नंबर्स क्या टर्मिनेटिंग आए, तो उनका क्या डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। इसका एकदम बेस्ट शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो ऑलरेडी पढ़ चुका हूं 13 इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, ठीक है। 3 1 2 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 13 × 5 टू द पावर 5 आएगा, है ना। अब इसी को मैं क्या करूं 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ऊपर नीचे से, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, यानी फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखो एक नया चीज, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 2 टू द पावर 5, यानी कि 30 × 2 टू द पावर क्या होता है 5 32 होता है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। इसका एक बेस्ट शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो ऑलरेडी पढ़ चुका हूं 13 इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, ठीक है। 3 1 2 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 13 × 5 टू द पावर 5 आएगा, है ना। अब इसी को मैं क्या करूं 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ऊपर नीचे से, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, यानी फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कोई नया चीज, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 2 टू द पावर 5, यानी कि 30 × 2 टू द पावर क्या होता है 5 32 होता है ना। क्लियर, ये क्या हुआ 10 टू द पावर 5, इसको क्या लिख सकते हो 13 2 26 और 13 2 33 39 41 अपॉन 10 टू द पावर 5 क्या हो जाए 10 पे, अगर जो लिखना है आपको डेसिमल एक्सपेंशन तो पता है, जब भी नीचे में 10 100 1000 हो तो क्या होता है 1 की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। और जितने भी डिजिट्स हैं उसको काउंट करते हैं, यहाँ पे 3 है और कितने जीरो हैं उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो उतने ही डिजिट्स के बाद क्या आता है डेसिमल, तो इसके लिए क्या करना होगा 0 0 4 1 6, है ना।
उसके बाद 2 जीरो लगा के और एक डेसिमल लगा दिया, 1 के प्लेस पे ऐसा बोल सकते हो। सिमिलरली अगर जो इस वाले नंबर को देखें, ठीक है, 6/15 को, तो इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर दिया, 2/5 में, है ना। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको क्या बना लो, 10 के फॉर्म में करो, यानी 2/5 into 2, है ना, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो यानी 4/10 हो गया, है ना, ये 0.4। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो बिना डिवीजन के आप किसी भी टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बता रहा था मैं, जब भी नीचे में 5 हो या 5 का जो भी पावर हो, तो क्या करते हैं लोग, उसी सेम नंबर से सेम पावर का 2 टू द पावर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या 2 टू द पावर n है तो क्या करेंगे, 5 टू द पावर n का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमें क्या होगा, सिर्फ न्यूमरेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिनोमिनेटर में इजी हो जाएगा, ठीक है। और डेसिमल एक्सप्रेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है ये चीज, है ना, आसान। चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नए ट्रिक के साथ। ओके।